चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, जिसको तुम C1 कहते हो, उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम एटम्स के बारे में नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, और ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कवर कर रहे थे तो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सब चीज़ों पे हमारा ध्यान रहेगा यहाँ पर। तो तुमको अगर एटम का नॉलेज, या प्रोटॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, न्यूट्रॉन बोलो, इनका नॉलेज अगर अच्छे से इनको जानना है तो तुम्हारा पूरा फोकस इन एक्सपेरिमेंट्स में होना चाहिए। जो जितने भी हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं। ये लेसन काफ़ी लेंदी है, तो हो सकता है कि आधे लेसन के बाद तुम पहले का भूल जाओ। याद रखना, इसको एज अ स्टोरी जैसा लो। ये लेसन हम स्टार्ट करते हिस्ट्री में क्या हुआ, और धीरे धीरे करके लेसन को डेवलप करते जाते हैं हम। हमारा जो थॉट था, या उस वक्त के जो फिजिसिस्ट या केमिस्ट, उनका जो थॉट था एटम्स को लेकर, वो क्या सोचते थे, और उनके सोच में, उनके थॉट में कैसे चेंजेस आते गए, वो पूरा जो जर्नी है हमें वो समझना है। तो जो इसका हेल्प तुम्हें फिजिक्स में भी होगा, काफ़ी हद तक होगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे जितने साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी सारे लोग हैं, वो सबके नाम आएंगे, उनके कंट्रीब्यूशन भी बताया जाएगा यहाँ पर, और हम डिटेल में समझेंगे हर चीज़ को। तो बस फोकस्ड रहना। बहुत बड़ा लेसन है, काफ़ी लेंदी है ये। यहाँ पर काफ़ी सारे हम सम्स करने वाले, न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे हैं, बट ये पूरा का पूरा प्योरली थ्योरी पे बेस्ड है। कहीं भी कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। और तुम्हें पता है हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो बाद में आराम से सुन लो फिर से लेक्चर, शाम तक तुम्हें मिलता जाएगा लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले पहले हमें एक टर्म को समझना है, वो है मैटर। तो क्या होता है मैटर, हमने लोअर क्लास में पढ़ रखा है, ठीक से सुनना। लोअर क्लास में हम जिस तरह मैटर को डिफाइन करते थे वो ये था, और वही सही है। एनीथिंग, सुनना पहले, अभी कुछ लिखो मत, मैं जब बोलूंगा तब लिखो। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी चीजें हैं, सब में मास है। जो भी चीजें हमें दिख रही है, सही है, बोलो। yes, तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिख रही है वो सब में मास है, तो वो मैटर कहलाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जरूरी नहीं कि वो चीज तुम्हें दिखे। कंडीशन मैटर होने का ये है कि उसके पास मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि तुम्हें हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है क्या नहीं है? yes, क्या हम उसे देख सकते हैं? no, sir. नहीं देख पा रहे। बट मुझे बताओ, ऑक्सीजन के एटम के पास एटॉमिक मास होता है कि नहीं होता है? yes, तो हर एटम के पास मास होता है, तो वो भी मैटर का पार्ट है। तो किसी ने ये बोला मैटर क्या है, तो देखना जरूरी नहीं है, दिखना जरूरी नहीं है, कंडीशन क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। तो वो एटम के केस में भले ही बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, काफी कम हो मास, फर्क नहीं पड़ता, मास है उसके पास, तो वो भी मैटर कंसीडर किया जाएगा। बात क्लियर है क्या? ये yes, सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मास। ये फिजिक्स में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, मास। इसको याद रखना ये चीज को। अब दूसरी चीज, जब पूछा जाता है कि मैटर किसका बना है, या मैटर का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या है, ये मार्कर मैटर है क्या नहीं है, बोलो। yes, ये मार्कर मैटर है क्योंकि इसके पास क्या है? mass, हाँ, तो मैटर को फर्दर हम आगे जाकर एक और स्टेटमेंट आगे लगाते हैं कि द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स।
देखो ये लेसन ऐसा है ना कि समझो कि तुमने कभी एटम के बारे में सुना ही नहीं, तुमने कभी एलिमेंट्स क्या होता है देखा ही नहीं। ये जो लेसन है वो वहां से स्टार्ट करता है चीज़ों को, एटम को डिफाइन करता है, वहां से स्टार्ट करता है। और ये अच्छी चीज़ है, ये जो कुछ हम पहले जानते थे उसको और अच्छे से समझेंगे अभी। तो मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। सेकेंड, ये मैटर किसका बना है, तो हमने बोल दिया, या उस वक्त जो लोग थे उन्होंने बोल दिया कि जो मैटर है वो बना हुआ है एटम्स का। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। खेल मतलब अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये था कि एटम क्या है, एटम को कैसे डिफाइन किया जाए। और वहां पर यहां से हमारा शुरू होता है एक्चुअल जर्नी। यहां पर हम सबसे पहला साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, इनके बारे में बात करेंगे, इनका अप्रोच, इनका एटम के बारे में क्या कहना था, उनकी कितनी बातें सही थी और कितनी गलत, उनका जो अच्छी चीजें थी उस पर भी हमारा फोकस होगा, जो उनका लिमिटेशंस थे उस पर भी हमारा फोकस होगा। तो इतना लिख लो। इसके बाद हम शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम होता क्या है। पहले उनका कॉन्सेप्ट, उनका थ्योरी, उनका थॉट, उनकी सोच क्या है एटम के बारे में वो समझेंगे। फिर आने वाले दूसरे साइंटिस्ट ने क्या चेंजेस किए वो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस मैटर को लिखो, इसको लिख लो, इतना पार्ट। तो जॉन डाल्टन क्या कहता है एटम के बारे में, ठीक से समझना बात को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि मैटर को तो हमने डिफाइन कर दिया, मैटर को तो हमने सीधा बोल दिया, एनीथिंग दैट हैज मास और एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। बट एक स्टेटमेंट जो हमने आगे ऐड कर दिया कि इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब क्वेश्चन आके घूमकर उस पर आ गया कि ये एटम क्या है। अब जॉन डाल्टन इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एटम क्या है। देखो अभी उसका कहना है अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, याद रखना अभी जो मैं समझा रहा हूं ये जॉन डाल्टन का सोच है, उसका कॉन्सेप्ट है। आगे जाके चीजें चेंज होगा, तो तुमको थॉट पकड़ना है कि ये साइंटिस्ट ने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, क्योंकि तुमको पता चलेगा इस लेसन में एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग अप्रोच था। तो तुम्हारा फोकस रहना चाहिए कि जॉन डाल्टन ने क्या बोला, और आने वाला फिर जो भी लोग आएंगे, फिर जे थॉमसन आएगा, बहुत लोग आने वाले हैं, तो उनका सोच क्या था। तो ध्यान रखो इस चीज पर। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन देखना, atom is the smallest indivisible part of a matter। उसने कहा ये मार्कर, हमने तो बोल दिया ये मैटर है, राइट, ये मैटर है ना, इट हैज मास। जॉन डाल्टन कहता है कि इस मार्कर को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, इसको जितना हो सके तोड़ते जाओ। तोड़ते 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 तुमको एक ऐसे पॉइंट पे तुम पहुंचोगे, वो पॉइंट फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे तुम। मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम जिस चीज को मैटर बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, जो भी चीज तुम्हारे आसपास है जिसके पास मास है, उसको तोड़ते जाओ। उसको इतना तोड़ते तोड़ते इतना छोटा कर दो, उस पार्टिकल तक पहुंचो जिसको तुम आगे तोड़ नहीं पा रहे हो, वो है एटम। तो ये जो स्टेटमेंट था, इट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, बट ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उसका, इट इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ अ मैटर। कि मैटर को तोड़ते तोड़ते तुमने इतना छोटा कर दिया उसको, तो स्मॉलेस्ट है, हाँ ठीक है। वो कह रहा है कि वहां तक उसको ब्रेक करते जाओ जहां पर वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहे तुम उसको। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जॉन डाल्टन को लगता था कि एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। सही है क्या जॉन डाल्टन, बोलो। Yes, sir. हाँ, ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन उसे लगता था कि जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट है मैटर का, मैटर को तोड़ो और सबसे छोटा पार्ट जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते तुम, उसको बोला जाता है एटम। तो तुम्हारे आसपास जितना भी मैटर है उसको अगर ब्रेक करते 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 एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल बना दिया तुमने, और जिसको तुम आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए मैटर, एटम कहलाएगा। समझ में आ गया जॉन डाल्टन का क्या कहना है। Yes, sir. हाँ, बट
इसके पूरे स्टेटमेंट में सबसे कंट्रोवर्शियल कौन सा वर्ड है, बोलो? इनडिविजिबल। बोला एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एटम एक ऐसी चीज है जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये कंट्रोवर्शियल तुमको पता होना चाहिए। क्यों है? क्योंकि आज हमें पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, है क्या नहीं है? इसका मतलब आगे जाकर ये थ्योरी गलत प्रूव हो गया रहेगा ना, क्योंकि अगर तुमने डिवाइड ही नहीं कर सकते तो पता कैसे चला अंदर क्या है? इसका मतलब अगर हम ये बोल रहे कि अंदर न्यूक्लियस है, मतलब हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते क्या नहीं? बोलो बोलो। एक 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 रूम बंद है, तुमको जानना है कि वो रूम के अंदर क्या है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? डोर ओपन करना पड़ेगा ना, खोलना पड़ेगा कि नहीं? बाहर बैठ के तो नहीं बोल पाएंगे हम। तो उसी तरह से एटम के अंदर क्या है ये जानने के लिए हम एटम को हमको तोड़ के ब्रेक करके देखना पड़ेगा कि नहीं अंदर, बोलो। अगर हम आज इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हम तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो भी बोल रहे, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। समझ में आ रहा है ये वर्ड ये सही था क्या गलत था? ये गलत है, ये गलत है, ये 100% गलत है। पर जॉन डेल्टन जिस वक्त ये बात कर रहे हैं बहुत पुरानी बात है। उस वक्त साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ है, उतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो भी बता पाए। तो जो टेक्नोलॉजी उसके पास थी उसके बेसिस पर उसने ये बात बोली है। बट यही जो वर्ड था आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बट फिलहाल तुम ये डेफिनेशन लिखो, बट याद रखना अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन है। ये साहब ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हम नहीं बोल रहे, अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन। तो व्हाट इज एन एटम लिखो और नीचे स्टेटमेंट लिखो अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन एटम क्या है, लिखो, लिख के रखो। देखो जो भी है जॉन डेल्टन ने कुछ तो किया, एटलीस्ट कुछ डिफाइन तो किया ना, सही है कि नहीं? तब तो कोई डिफाइन करने को भी तैयार नहीं था, बराबर है? तुमने एक चीज नोटिस करो, तुम जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, अगर उनसे गलती भी होती है ना तो हम उसका फेलियर नहीं बोलते। याद है टेंथ में मेंडेलीव ने बहुत अच्छा टेबल दिया था, याद है ना, पीरियोडिक टेबल। बट क्लोजर ऑब्जर्वेशन से पता चला उस टेबल में बहुत सारी गलतियां हैं, सही है कि नहीं? हमने वो टेबल फॉलो नहीं किया, हमने हेनरी मोजली का किया ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आगे बोलो। बट तुमने नोटिस किया रहेगा कि मेंडेलीव की जो मेहनत थी, बंदा मेहनत बहुत किया था उस फील्ड में, तो हमने उसका फेलियर नहीं लिखा। याद है हमने वर्ड यूज किया था डीमेरिट, रिस्पेक्ट। फेलियर डायरेक्ट क्यों बोलना है ना, बड़ा आदमी है, साइंटिस्ट है इतना बड़ा, डायरेक्ट कैसा बोले फेलियर ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल? तो फेलियर ये वर्ड यूज नहीं कर पाया हम, तो उस बंदे को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने अच्छा वर्ड ढूंढा और डीमेरिट लिखा उधर। हमने कभी सोचा नहीं, डीमेरिट तो फेलियर ही था ना वो टेबल में, वो टेबल की गलतियां थी क्या नहीं थी, बोलो। हाँ, बट हमने वर्ड क्या यूज किया, डीमेरिट, क्योंकि सुनने में भी अच्छा लग रहा है, भले डीमेरिट रहे, बराबर है। उसी तरह जॉन डेल्टन का ये एक डीमेरिट जैसा है। हम डिस्कस करेंगे इस पर, क्यों, हमको कैसे पता चला वो इंडिविजिबल नहीं है करके, वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे उसके बारे में। अब सुनना, जॉन डेल्टन यहाँ पे चुप नहीं बैठ रहा है, जॉन डेल्टन यहाँ पे रुक नहीं रहा है। जॉन डेल्टन को पूछा जा रहा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है, ठीक है, मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट है, उसका शेप कैसा है? क्या सिंगल एटम को हम देख सकते हैं क्या? नहीं। फिर भी जॉन डेल्टन ने क्या बोला, सिंस तुम एटम को देख नहीं सकते, बट तुम उसका एक शेप एज्यूम करके चलो फिलहाल, कि जब भी तुम्हें कोई एटम को अगर ड्रॉ करना है, समझो तुम बुक में ड्रॉ कर रहे हो, बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हो, तो एटम को उसने रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। उसने बोला जब भी तुम किसी एटम को रिप्रेजेंट करोगे तो एक स्पीयर से रिप्रेजेंट करो, स्पीयर। जैसे समझो तुमको बताना है कार्बन एटम, तो एक स्पीयर ड्रॉ करो, सर्कल नहीं, क्या है वो, स्पीयर, बॉल, एक स्पेरिकल शेप दो। क्यों दिया, इसके ये चीज तो सही है, उसके आगे जाके हमको और चीजें पता चलेगा। पर जब डेल्टन को पूछा गया तुम देख नहीं पा रहे हो तो उसका शेप कैसे डिसाइड करेंगे,
तो उसने बोल दिया फिलहाल तुम एज्यूम का करो, जब भी एटम का नाम आए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करो, क्या शेप दोगे तुम उसको? हाँ, स्पेरिकल शेप दो। तो जब रिप्रेजेंट करने की बात है एटम की, तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन, जॉन डेल्टन का ही कहना है, ये शेप कैसा एज्यूम करने का कुछ देर, स्पेरिकल। तो शेप ऑफ एन एटम स्पेरिकल एज्यूम करो। मतलब अगर तुमको बुक में बोले कि एटम, हाइड्रोजन एटम ड्रॉ करो, तो तुम क्या ड्रॉ करोगे वहां पर? एक स्फीयर ड्रॉ करोगे। तुम एक स्फीयर ड्रॉ करो और लिख दो इधर H, ये हाइड्रोजन एटम। एक स्फीयर ड्रॉ करो, लिख दो O, ये ऑक्सीजन एटम। एक स्फीयर ड्रॉ करो, लिख दो C, ये कार्बन का एटम है। तो जो भी एटम तुम ड्रॉ करोगे, तो कुछ देर के लिए उसको रिप्रेजेंट करने का उसने एक तरीका दिया है कि जब भी एटम को ड्रॉ करोगे तो स्पेरिकल ही ड्रॉ करना है। क्या उसने देखा है? क्या उसने देखा है क्या एटम को? नहीं देखा, नहीं देखा, फिर भी वो कह रहा है कि एटम को रिप्रेजेंट करना है तो स्पेरिकली करो। अब ये उसकी सोच है, बिना टेक्नोलॉजी के उस वक्त वो ऐसा बोल रहा है कि इसको स्पेरिकल एज्यूम करो। अभी ये बात भी कितना सही है कितना गलत है हम आगे जाके देखेंगे, क्या स्पेरिकल एज्यूम करना भी सही था या गलत था। तो अभी हम सिर्फ जॉन डेल्टन ने क्या क्या बोला है हम उस पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं। आगे जाके एक एक पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे कि कितना सही था वो। आगे आगे जो साइंटिस्ट आते हैं उनके बाद उन्होंने क्या बोला, फिर क्या कॉन्ट्रडिक्शन था, हम वैसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो नीचे स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन द शेप ऑफ एन एटम इज स्पेरिकल। अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन लिखना, अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन। हो गया? यस। अब जॉन डेल्टन ने इतना रिसर्च किया एटम पर, तो जॉन डेल्टन ने अपना एक एटॉमिक थ्योरी बनाया। जो भी उनका ऑब्जर्वेशन था, जॉन डेल्टन का जो भी ऑब्जर्वेशन था, वो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन एज अ थ्योरी हमें लिख कर दिया। तो वो हमें समझाना चाहते हैं कि एटम होता क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो पूरा का पूरा एक एटॉमिक थ्योरी उन्होंने बनाया। किसने? जॉन डेल्टन ने। और अभी हम एक एक करके उस थ्योरी के पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि उनका क्या क्या, जो भी उनके थॉट थे एटम को लेकर, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है, जो हमने पहले भी लिखा है, तो सबसे पहला पॉइंट जो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट हार्ड एंड डेंस पार्टिकल ऑफ अ मैटर। हमने पहले बोला था इंडिविजिबल, यहां पे इंडिविजिबल भी ऐड करो, एंड इंडिविजिबल। अभी यहां पर कुछ और वर्ड्स वो ऐड कर रहा है, देखना इधर। स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल तो उसने बोला था, ये हमें पता है, ये हमको पता है, बोला था ना पहले, हमने डिफाइन किया। सही है क्या नहीं? यस। अभी कुछ और वर्ड्स ऐड कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है और एडजेक्टिव लगा रहा है आगे। देखो, स्मॉलेस्ट तो बोला था, अभी साथ में बोल रहा हार्ड है। क्यों हार्ड है? ऐसा क्यों बोल रहा हार्ड है? क्योंकि वो इंडिविजिबल है ना, तोड़ नहीं पा रहे ना तुम उसको। आ रही बात समझ में? तुम जिस चीज को तोड़ नहीं पा रहे तो तुम ऑब्वियस तुम्हारा थॉट क्या रहेगा, बहुत हार्ड है, टूट नहीं रहा है, तो उसने हार्ड वर्ड यूज किया। आगे वर्ड यूज कर रहा है डेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट हार्ड क्यों होगा? हार्ड क्यों होगा? अंदर मास भरा होगा ना बहुत। बोलो, सही है कि नहीं? बताओ। तो एटम को पहले उसने स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल तक रखा था, अब और एडजेक्टिव्स ऐड कर रहा है आगे। तो उसके थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है
कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, बहुत हार्ड है वो, बहुत डेंस है वो, एंड इनडिविजिबल है, तुम तोड़ नहीं सकते। तो पहले बता रहा है, वो एटम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, छोटा है, बहुत हार्ड है, बहुत डेंस है, और तुम उसको ब्रेक नहीं कर सकते आगे। ये पहला पॉस्टुलेट है उसका, उसके डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है ये। लिखो इसे, हेडिंग डालो पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये पहला पोस्टुलेट लिख दो उधर। डेल्टन का कहना है एवरी एलिमेंट, ठीक से सुना, एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ यूनिक काइंड ऑफ एटम हैविंग आइडेंटिकल मास। स्टेटमेंट को ठीक से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। सिंपल लैंग्वेज में उसका ये कहना है, अगर ये कार्बन का एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसका है, एलिमेंट किसका है, कार्बन का, तो इस एलिमेंट में सारे कार्बन के एटम्स हो गए। कोई सोडियम एलिमेंट है, सोडियम क्या है, एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट किसका बना है, किसका बना है, सोडियम के एटम्स का। एक सल्फर, अगर हम बोल रहे सल्फर एक एलिमेंट है, तो सल्फर एलिमेंट किसका बना है, सल्फर के एटम्स का। फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, तो फॉस्फोरस किसका बना है, बोलो वो एलिमेंट किसका बना है, फॉस्फोरस के एटम्स का। मतलब यूनिक काइंड ऑफ एटम साथ में आके एक एलिमेंट बनाते कि नहीं, सेम काइंड ऑफ एटम साथ में आके एक एलिमेंट बनाते कि नहीं, बोलो। सारे कार्बन के एटम साथ में आए और एक कार्बन का एलिमेंट बनाया, सारे हाइड्रोजन के एटम साथ में आए और हाइड्रोजन का एलिमेंट बना रहे। समझ में आया उसका स्टेटमेंट क्या है, एलिमेंट और एटम फिर दो अलग चीज हो गई कि नहीं हो गई, हुआ कि नहीं हुआ अलग, बोलो। yes, हम तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ के आए ना, क्लास 10th में पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, बोलो। yes, उसमें जो टेबल था लास्ट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने सबको एलिमेंट्स बोला ना, बोला कि नहीं बोला। ये पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का एलिमेंट है, बट हम उस लेसन में काफी जगह पे एलिमेंट भी पढ़ रहे हैं, एटम भी पढ़ रहे हैं, एटम भी वर्ड आ रहा है वहां पर, एलिमेंट भी वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो मुझे। yes, sir. मुझे बताओ दोनों सेम है क्या अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन, एलिमेंट और एटम सेम है बोल रहा है क्या वो। तुम एक हाइड्रोजन सामने, तुम उसको एटम भी बोल सकते हो, तुम उसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, ऐसा बोल रहा है क्या वो। No, sir. हाँ, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम साथ में आएंगे, उसके बाद बनता है एलिमेंट, उसके बाद बनता है एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट, जो सेम टाइप ऑफ एटम साथ में आ रहे ना, सबका एटॉमिक मास सेम रहेगा। मतलब ये तो ऑब्वियस ही था, जैसे ये कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट किसने बनाया है, बोलो कौन साथ में आकर बनाया, कार्बन के एटम्स। और ये सारे कार्बन के एटम्स का मास, सारे कार्बन के एटम्स का मास सेम रहेगा। एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ यूनिक काइंड ऑफ एटम हैविंग आइडेंटिकल मास। ये सल्फर का एलिमेंट है, किसका बना है सल्फर का एलिमेंट, इन जॉन डेल्टन के अकॉर्डिंग सल्फर का एलिमेंट किसका बना है, सल्फर के एटम्स का। और वो सारे सल्फर के एटम्स का क्या सेम है, मास सेम। अभी सुनो, हाँ, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ना, ये पॉइंट दिमाग में रखना, क्योंकि मैं यहां पर उन्होंने जो बोला है मैं वो समझा रहा हूं, आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अभी ये जो स्टेटमेंट है ना उनका, इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस तभी कर सकता हूं जब तुम्हें उसकी जो थ्योरी में जो लिखा है वो बात क्लियर है। तो जो कह रहा है पहले वो समझो, फिर हम आगे जाके चेक करेंगे कि कितना गलत है, स्टेटमेंट में क्या गलती है, क्या स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत है या कुछ कुछ जगह पे गलती है। इस एक ही स्टेटमेंट में गलत चीज़ें हैं, वो हम आगे डिस्कस तभी कर सकते हैं जब ये स्टेटमेंट क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, पढ़ो उधर। Smallest party. हाँ, सिर्फ स्मॉलेस्ट, क्या तो बहुत लगा रहा है एडजेक्टिव, हार्ड, डेंस, इंडिविजिबल एटम। चल ठीक है। सेकंड,
एलिमेंट और एटम को अलग बता रहा है ना, एलिमेंट अलग है एटम अलग है, बराबर है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। मैं नहीं, जॉन डेल्टन वो कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट किसका बनता है, उसी के एटम्स का। सही है। तुम अगर आर्गन लोगे, तुम अगर हीलियम एलिमेंट लोगे, हीलियम एलिमेंट है तो सारे हीलियम के एटम्स का बना है, ठीक है, और सारे हीलियम के एटम का मास सेम रहेगा। क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है, इधर एक हाइड्रोजन का एटम है, अगर ये भी हाइड्रोजन है, अगर ये भी हाइड्रोजन है, तो इसका मास और इसका मास, दोनों का मास सेम रहेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के एटम है। क्लियर है क्या? क्या कह रहा है डेल्टन? बोलो। हम इस पे काउंटर करेंगे, हम इस पे आर्ग्यू करेंगे, स्टेटमेंट पे आगे करेंगे। लिखो लिखो। तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखो, वहां पर ये स्टेटमेंट लिख के आगे ब्रैकेट में मत लिखना, बट आई नो इट इज रॉन्ग या विच वॉज प्रूव्ड रॉन्ग लेटर, ऐसा कुछ लिखना नहीं है, जो पूछे उतना लिखो तुम बस। हम देखेंगे आगे क्या गलती हो गई, इधर लिख लो। डाल्टन ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया ना कि हाइड्रोजन के जो एटम्स रहेंगे और सल्फर के या कार्बन के, उनका वो दोनों का मास सेम रहेगा। नहीं, वैसा नहीं बोला। पाप 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 पाप, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि जो एलिमेंट, पहला तो उसने बोला कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन का एलिमेंट कौन बनाता है? कार्बन के एटम्स। वो जो एटम्स मिलके बना रहे ना कार्बन को, सारे कार्बन के एटम्स है ना, उन सबका मास सेम रहेगा बोल रहा है, उन सबका मास सेम रहेगा। दो डिफरेंट एलिमेंट को बनाने वाले एटम्स का मास अलग रहेगा। मतलब कार्बन को बनाने वाला कार्बन के एटम्स, सल्फर को बनाने वाला सल्फर के एटम्स, कार्बन का एटम और सल्फर के एटम का मास अलग रहेगा। आ रही बात समझ में? Yes. वो अलग रहेगा, वो बोला है, वो डेल्टन ने बोला है, वो अलग रहेगा। डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, या एटम्स मेकिंग डिफरेंट एलिमेंट या कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट एलिमेंट या फॉर्मिंग डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट मास। ठीक है, दो अलग एलिमेंट है तो उनका मास सेम नहीं। क्लियर है? Yes. ठीक, लिख लो। हो गया क्या? बोलो मुझे। Yes. चलो थर्ड पॉइंट पर आता हूं। थर्ड पॉइंट यही है जिस पर अभी हमने बात किया। क्या बात किया? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स will have different mass। अभी क्लियर है? बोलो। Yes. तो ये कार्बन का एलिमेंट है, ये सल्फर का एलिमेंट है। कार्बन का एलिमेंट कौन बनाएगा? कार्बन के एटम्स। सल्फर के एलिमेंट्स कौन बनाएगा? सल्फर के एटम्स। उसका कहना है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये एलिमेंट अलग है, वो एलिमेंट अलग है, तो ये दोनों एटम्स, इसको बनाने वाला कार्बन एटम, इसको बनाने वाला सल्फर एटम, कार्बन एटम और सल्फर एटम, इनका मास सेम नहीं रहेगा। आई बात समझ में? Yes. हाँ, यही कहना है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है, इसके एटम्स कार्बन है, इसके एटम सल्फर है। ध्यान दो। तो जिस बात पे हमारा डिस्कशन हुआ था जस्ट पहले, क्या हुआ था कि डिफरेंट एलिमेंट को बनाने वाले एटम्स डिफरेंट रहेंगे ना। बोलो सही है कि नहीं? कार्बन को बनाने वाले एटम्स अलग हो गए, सल्फर को बनाने वाले एटम्स अलग हो गए। तो वही वो कह रहा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसके एटम्स कार्बन है, इसके एटम सल्फर है, इनका मास डिफरेंट रहेगा। कार्बन का मास अलग रहेगा, सल्फर का मास अलग रहेगा। अब जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ ना? बोलो। Yes, sir. बाकी हाँ, जो डाउट था वो क्लियर है ना अभी? हाँ, अभी लिख लो। ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पोस्टुलेट है एटॉमिक थ्योरी का। लिख लो इसको। तो किसका मास सेम बोल रहा है और किसका डिफरेंट है बोल रहा हो, ध्यान रखो। डेल्टन का कहना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इंटरेस्टिंग है, केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, पहले सुनना समझना बाद में लिखो। इन अ केमिकल रिएक्शन there is reorganization of atoms
जॉन डेल्टन को पूछा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं, याद है रिएक्टेंट्स होते हैं, फिर प्रोडक्ट मिलता है, 10th में पढ़ा है ना तुमने, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं, रिएक्शन होता है फिर प्रोडक्ट मिलता है। ये रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जॉन डेल्टन कह रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, ये कुछ नहीं है बट रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स है। मतलब क्या, देखो एक केमिकल रिएक्शन से समझाता हूँ। ये केमिकल रिएक्शन है, समझो वाटर का फॉर्मेशन, 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक, दोनों आकर दो पानी के मॉलिक्यूल्स बना रहे। ये तो पता है ना बेसिक रिएक्शन। यस सर। तो ये केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे? इधर वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे, बोलो। यस सर। तो जॉन डेल्टन को पूछा जा रहा है कि तू डिफाइन कर बार, ये केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर। तो क्या कह रहा है, ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये कुछ नहीं है बट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम है, दूसरा कुछ नहीं होता है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल लिया ना, बोलो मुझे। यस सर। देखो H2 कितने लिया हमने? H2 के मॉलिक्यूल्स कितने लिए? दो लिए। तो ये एक H2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2 का मॉलिक्यूल है, बराबर। फिर हमने साथ में O2 के मॉलिक्यूल्स लिए, बोलो। ऑक्सीजन के दो एटम्स है क्या नहीं इधर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा देखते हैं इसको, यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम्स है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स है क्या नहीं, बोलो। यस सर। अच्छा यहां पर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? दो। रिएक्शन के बाद H2O, मतलब एक ऑक्सीजन, उसके साथ दो हाइड्रोजन आ गए कि नहीं आ गए, बोलो। एक ऑक्सीजन उसके साथ दो हाइड्रोजन है क्या नहीं, बोलो मुझे। यस सर। तो यही वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है ना, एटम्स खुद को रीअरेंज करते। इनिशियली ये सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ थे, एक हाइड्रोजन दूसरे किसके साथ था? हाइड्रोजन के साथ ही था ना, क्या वो ऑक्सीजन के साथ में था? रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन किसके साथ में था? एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ में था कि नहीं, बोलो। यस। ये रिएक्शन के पहले ये ऑक्सीजन किसके साथ था? हाइड्रोजन के साथ था क्या दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ था? ऑक्सीजन। हाँ, बट रिएक्शन के बाद सब रीअरेंज हो गए कि नहीं हो गए? अब दो हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ बैठे, तो खुद को रीअरेंज किया कि नहीं किया वो लोगों ने, बोलो। किया कि नहीं किया? क्या पहले जैसा था वैसा ही सिचुएशन वहां पर है क्या प्रोडक्ट में? बताओ मुझे। नो सर। प्रोडक्ट में क्या अभी भी हाइड्रोजन साथ में, ऑक्सीजन अलग है क्या, बोलो। प्रोडक्ट में है क्या वैसा? नो सर। नहीं। पर रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन साथ में थे, ऑक्सीजन साथ में थे, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब साथ में आ गए। इसका मतलब उन्होंने खुद को रीअरेंज किया ना, किया कि नहीं किया, बोलो। हाँ, यही कहना है, ये सिर्फ इस पॉइंट का वही मतलब है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स खुद को रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। क्लियर है सबको? आदित्य, दानिश, जो मेन पॉइंट्स थे उस थ्योरी के वो हमने समझ लिया। अब थोड़ा खींचेंगे, अब बात करेंगे डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशन। फेलियर है बट हम क्या बोलेंगे, अच्छे वर्ड यूज करना है, तो हम यूज करेंगे लिमिटेशन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब उसके थ्योरी में जो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से कौन कौन से, अभी कितने पॉइंट्स हमने लिखे? 4 लिखे ना, बोलो। यस सर। ये 4 पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट्स उसके गलत प्रूव हो चुके हैं बाद में, देखो अभी ठीक से। सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा? लिमिटेशन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला लिमिटेशन क्या लगता है तुमको? तुम बताओ मुझे, मैंने बोला भी था तुमको। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल।
हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। बाद में हमने एटम को स्प्लिट किया, हमको पता चला एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, तभी तो पता चला अंदर प्रोटॉन है, सही है कि नहीं, अंदर न्यूट्रॉन है, अंदर इलेक्ट्रॉन है, वरना पता चलता कि हमको अगर हम डिवाइड नहीं करते तो। बोलो। मतलब हाँ, तो पहला लिमिटेशन वही था कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। It consists of प्रोटॉन होता है उसमें, बोलो, न्यूट्रॉन होते हैं उसमें, एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। अभी कैसे पता चला प्रोटॉन होता है, कैसे पता चला न्यूट्रॉन, कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन, हम एक एक करके आगे एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। कैसे डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया, वो हम करेंगे बात आगे। बट फिलहाल ये लिमिटेशन हमारे सामने आ चुका है कि इतना तो पता चल गया कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, और हमने डिवाइड किया, हमने अंदर देखा उसके क्या है, तो अंदर क्या मिला हमको, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला और अंदर इलेक्ट्रॉन मिला। और ये कैसे पता चला ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन, ये नाम कहाँ से दिया, ये सब चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट करके, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले। बट पहला लिमिटेशन क्लियर है क्या? यस तो मुझे बताओ, एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट के अगेंस्ट आ गया नहीं है? यस फर्स्ट पॉइंट का मतलब पहला पॉइंट, एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ही गलत निकला। बोलो सही है कि नहीं? यस हाँ, लिख लो, ये लिमिटेशन में पहला पॉइंट लिखो ये, और कंपेयर करो एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट और लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट। मतलब पहला पॉइंट गलत था, एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट सरासर गलत था। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बोला। अभी कन्विंस्ड है हम ना, हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो सीधा गलत था। सेकंड पॉइंट क्या था उनका, बोलो। सेकंड, एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ, ये ठीक है, अच्छा है, सही है। एंड कैसे कर रहा है स्टेटमेंट को, वो एंड कैसे किया, पढ़ो। सेकंड पॉइंट को एंड में क्या बोल रहा है वो, पढ़ो। आइडेंटिकल मास। हाँ, सारे एटम सेम एटम्स है। अगर हाइड्रोजन एटम है और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है तो दोनों का मास आइडेंटिकल रहेगा, बोला, सही है कि नहीं? हाँ, बट प्रॉब्लम हुआ ना, हमको आइसोटोप्स मिलने लगे। आइसोटोप सुना है तुमने 10th में? आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स में डिफाइन करता हूं इधर। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अरे हमको नेचर में तीन तीन हाइड्रोजन मिले, तीन हाइड्रोजन मिले। ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। कैसे पता चला तीनों हाइड्रोजन के एटम है? क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही प्रोटॉन था सब में, ये तीनों हाइड्रोजन थे। मुझे बताओ, डाल्टन सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है अगर ये एटम सेम है तो इनका मास क्या होगा, बोला, सेम रहेगा, बोला। बट प्रॉब्लम हो गया ना, हमको नेचर में 3 हाइड्रोजन मिले, बट इसका मास 1 था, इसका मास 2 था, इसका मास 3 था। इसको हमने प्रोटियम बोला, इसको नाम दिया अलग से प्रोटियम, इसको नाम दिया ड्यूटेरियम, इसको नाम दिया ट्राइटियम। सुना है कि ये सब तुमने सुना है? तो नेचर में हमको 3 हाइड्रोजन मिले, तो मुझे बताओ तीनों सेम एटम है क्या नहीं है क्या नहीं तीनों सेम एटम? बट तीनों का क्या अलग है? एटॉमिक मास अलग है। बट डाल्टन का सेकेंड पॉइंट में उसने एंड कैसा किया, अगर एटम सेम है तो सबका मास सेम है, बोला था कि नहीं? मैंने बोला क्या? किसने बोला है? जॉन डाल्टन ने, स्टेटमेंट है ना उसका सेकेंड।
सेम एटम्स विल हैव सेम एटॉमिक मास। हो गया गड़बड़। हमको सेम एटम्स मिल रहे बट उनके मासेस अलग अलग भी मिल रहे। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिले, वैसे कार्बन के भी काफी सारे आइसोटोप्स मिले। कितने सारे कार्बन्स मिले, सारे कार्बन है बट इतने सारे कार्बन के मास सेम नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में गड़बड़ है क्या नहीं, बोलो मुझे, है क्या नहीं? लिखो ये सेकेंड लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन में लिखो isotopes were found which has same atomic number but different atomic mass. तो उसने एटॉमिक थ्योरी दिया था ना, जो 4 पॉइंट हमने लिखा है अभी, 4 पॉइंट स्टार्टिंग में जो थ्योरी के लिखे, वो काफी पॉपुलर हुआ। लोग मानने लगे उस चीज पर कि सही बोल रहा है। काफी लोगों ने उस पर बिलीव रखा, सही है सही है सही है। बट धीरे धीरे जैसे साइंस जो एडवांस होता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई हमारे पास, तो टेक्नोलॉजी यूज करके हमको पता चला कि एटम तो पहली चीज तो हम भाई डिवाइड कर सकते। तो तेरा थ्योरी का पहला स्टेटमेंट गलत है, इनडिविजिबल मत बोल। सेकेंड, उसने कहा सेम एटम्स है तो उनका एटॉमिक मास सेम रहेगा, वो भी गलत निकला क्योंकि हमको नेचर में सेम एटम्स मिले जिनके मासेस अलग अलग मिल रहे। हो गया ना, सेकेंड पॉइंट भी गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला भाई ने? थर्ड पॉइंट क्या बोला बताओ मुझे, एटॉमिक थ्योरी में बताओ थर्ड पॉइंट क्या बोला, पढ़ के बताओ। हाँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ना, मतलब एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है तो उनके मासेस अलग रहेगा, बोला कि नहीं बोला? हाँ, बट ये पॉइंट भी गया। हो गया गड़बड़। क्यों? आइसोटोप है, वैसे आइसोबार है, आइसोबार भी मिलने लगा हमें। दिखाता हो, तुमने देखा है कि नहीं भाई? यही तो मजे है इधर। देखो, हमको नेचर में मिलने लगे फिर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। आइसोटोप का उल्टा। आइसोटोप में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। आइसोबार उसका उल्टा बात करता है, क्या है? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ, देखो मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, सुनो। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट सुना रहेगा आर्गन करके, ARGON। पोटेशियम के, फिर हमने कैल्शियम के बारे में भी सुना है। मुझे बताओ ये तीनों अलग एटम, अलग एलिमेंट है क्या नहीं है? यस सर। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी को अगर मैं देखूं तो उसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है? डिफरेंट एलिमेंट है तो इनको बनाने वाले एटम्स भी डिफरेंट है, मतलब ये तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? थर्ड पॉइंट थ्योरी का, एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पॉइंट। बट यहां पर क्या मिला? आर्गन का भी अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास 40, पोटेशियम का भी अप्रोक्सीमेटली 40, कैल्शियम का भी अप्रोक्सीमेटली 40। तीनों अलग एलिमेंट है बट इनका एटॉमिक मास कैसे निकला? सेम है क्या डिफरेंट है? हो गया कचरा, थर्ड पॉइंट भी गया। मैं बोला ना, एक एक पॉइंट पहले अच्छी बात करेंगे, फिर एक एक पॉइंट को हम देखेंगे कहां पर गलती हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बोलो? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनडिविजिबल कर दिया डिवाइड, मेरा निकाला, प्रोटॉन निकाला बाहर, न्यूट्रॉन निकाल रहे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे। सेकंड स्टेटमेंट क्या? सेम एटम्स का एटॉमिक मास सेम रहेगा, फिर सेम एटम मिले डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटोप्स। फिर उसने बोला डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट एटम्स एटॉमिक मास सेम। हो गया, थर्ड पॉइंट भी गया। ये डाल्टन के वक्त प्रूव नहीं हुआ, चलो माना उसका टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसका बेसिस क्या था किसी को समझ में नहीं आ रहा। डाल्टन ने जब बोला, जो उसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया है ना, वो किस बेसिस पर बोल रहा है? वो सिर्फ उसको लग रहा है, उसको लग रहा है ऐसे ही होगा। टेक्नोलॉजी जब होती नहीं तो हम सोचते, पर अभी उसने जो सोचा वो सब गलत हो रहा है। एक चीज जो उसका हम यूज करते ना अभी भी ज्यादातर, वो एटम को स्पेरिकल बनाते हैं हम। एटम जब भी ड्रॉ करना आता है तो हम स्फीयर बना के देते हैं। चलो कुछ तो अच्छा है, सही है ना? कौन सा शेप लेंगे? स्फीयर ही तो बेस्ट है, सर्कल तो बनाना होता है, सही है, इंपॉर्टेंट है ये।
बात समझ में आ गई का थर्ड पॉइंट को कैसा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. हाँ लिखो लिखो लिखो। बाकी आर्यन शुभम बात क्लियर हो रही है? कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। नो डाउट सर। शुभम आर्यन हाँ क्वेश्चन पूछते रहो। हाँ सर नो डाउट। क्वेश्चन पूछते रहो पर कुछ भी आता है तो। हाँ सर।